नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आयुध की एक खास सीरीज अभ्युदय, जिसमें हम आपके सवाल आपके चहेते नेताओं से, आपके चहेते जो व्यक्तित्व हैं उनसे पूछते हैं। और इस हमारी खास सीरीज में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष जी चौक से। स्वागत है आशुतोष जी आपका। हमारी चर्चा बड़ी सामान्य चर्चा रहेगी, इसको अपन एकदम दोस्ताना अंदाज में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न शुरुआत से ही कि स्कूलिंग आपकी पिपरिया से हुई है, जब हमने देखा स्कूलिंग से ही बताइए कैसा लगा कि मतलब स्कूलिंग में कोई आइडिया था कि राजनेता बनना है या कुछ और ऐसा? नहीं, स्कूलिंग में तो ऐसा कोई आइडिया था नहीं कि नेता बनना है या इस फील्ड में आगे जाना है। स्कूलिंग समय पे तो मैं बहुत है तो टैलेंटेड और पढ़ने वाला छात्र था। 5वीं कक्षा मैंने मेरिट में भी उस समय मेरा नाम आया, चूँकि उस समय 5वीं कक्षा जो है बोर्ड क्लास मानी जाती थी। 5वीं 8वीं 10वीं, अब तो 10th और 10वीं और 12वीं बोर्ड है। तो अच्छा पढ़ने वाला छात्र था और तब ऐसा कोई मेरे को अंदाजा या आगे अनुभव नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा या इस प्रकार का कोई भी गोल मेरे सामने नहीं था। नॉर्मल लाइफ जीने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का नाम है, और जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के होते हैं उनके ऊपर शुरू से ही एक प्रेशर, एक जिम्मेदारी का वो रहता है, तो दबाव रहता है कि हाँ आगे जाना है, अपने परिवार को संभालना है, घर को मजबूत करना है, पापा के बंदों को मजबूत करना है। इस टाइप के मध्यम वर्गीय परिवार के लड़कों में आमतौर पर बोझ रहता है। तो ऐसा स्कूलिंग के समय पे तो कोई मेरे को अनुभव इस प्रकार का या अंदेशा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। स्कूलिंग आपकी पिपरिया से, उसके बाद आप भोपाल आए, तो कब आपको लगने लगा ये कि हाँ भोपाल में आके सबसे पहले तो आपने मतलब जब मैं आपके बारे में देख रहा तो पता पड़ा कि आपने पीईटी क्लियर किया, उसके बाद मतलब आपको क्या लगता था कि नेता बनना है या इंजीनियर, क्या सोच के निकले थे आप? देखिए, जब मैं एक छोटे से कस्बे, छोटे से टाउन पिपरिया से निकला तो मैं एक इंजीनियर बनने भोपाल आया और मेरे भी बड़े सपने थे कि मैं इंजीनियर बनूंगा। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना टफ हुआ करता था आज के हिसाब से। आज तो आसान है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तब कॉलेजों की संख्या भी बहुत कम होती थी और एमपी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम कराती थी, MPPET करके। तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, उसकी तैयारी भी करी, लगभग 5 से 7 वर्ष मैंने उसकी तैयारी करी। और फिर वो एग्ज़ाम में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं बट बहुत कम भी नहीं, एक 20 के मार्क्स मेरे को आए। और उन नंबरों की बदौलत मुझे भोपाल का जयनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अलॉट हुआ और आईटी ब्रांच मुझे मिली खासकर। उस दौर में आईटी ब्रांच में रिसेशन चल रहा था बहुत, और आज आईटी का बूम है। आप देखेंगे आज के दौर पे तो हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं सीएस ब्रांच में जाऊं, मैं आईटी में जाऊं, क्योंकि आईटी का बहुत बूम, उस समय बूम नहीं था। फिर भी मैंने आईटी ली क्योंकि मैं एक जेन्युइन इंजीनियर बनना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोडिंग करूंगा, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करूंगा। अच्छा, आप जब आते हैं अपनी युवा अवस्था में तो आपके सपने होते हैं, बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं टीवी में, पिक्चर में। हम जैसे जो एक कस्बे से निकल के आते हैं तो उन्हें तो बड़ा मतलब भोपाल आकर यार भोपाल जा रहे हैं स्टोरी लगाते हैं, मतलब वो वाला सीन रहता था। और मैं तो उस दौर में जब यहाँ आया तब मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा चलते भी नहीं थे, और चलते थे तो बहुत महंगे हुआ करते थे मोबाइल। तो मेरे परिवार वालों के लिए और मेरे लिए तो उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब मैं सेकेंड ईयर में आया तब एक कीपैड वाला मोबाइल, चूँकि बात लंबे लंबे समय तक, मैं फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में था तो हॉस्टल में एक डब्बा वाला फ़ोन होता है, सबके लिए कॉमन होता है, तो वहाँ पर फ़ोन करके बात हो जाया करती थी। बट फिर उसके बाद जब मैं हॉस्टल से बाहर आया, सेकेंड ईयर के बाद हॉस्टल से बाहर रहने लगा, तब फिर मेरे पापा ने कहा कि ये तुमसे बात नहीं हो पाती है, तुम्हारे माँ बाप तुमको ये फ़ोन, तो तब फ़ोन दिलाया। और ये स्टोरी वाली बात तो मतलब मुझे नहीं लगता कि तब थी। उस समय फेसबुक
का ज्यादा नहीं, ऑरकुट का जमाना ऑरकुट का जमाना होता था, वो ऑरकुट का जमाना था। और ऑरकुट पर प्रोफाइल बनाना बड़ा वो होता था कि हाँ अरे मैं ऑरकुट पर प्रोफाइल, वहाँ मिलो वहाँ मैसेज करेंगे। ऑरकुट पे वो होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे खैर समय बढ़ता गया, चीजें आती गई, मगर वहाँ तक भी मेरे को कोई राजनीति का अंदेशा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँगा। मेरी दिली तमन्ना और इच्छा थी कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के अपने परिवार की जो स्थिति है उसको सुधारने का काम करूँगा। उसी दौरान मेरे साथ एक घटना हुई, चूँकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और पिछड़ा वर्ग से आने की वजह से स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई करा और किसी कारणवश मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे मेरा गुजारा होगा। तो उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है कि क्यों नहीं हुई, क्यों कैसे नहीं हुई। मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्तेजना हुई कि भाई मैं, वो स्थिति आ गई ना कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं, मेरा जीवन यापन कैसे होगा बिना स्कॉलर के। तो अब मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में मैंने अपनी पूरी जो एनर्जी है झोंक दी उसको स्कॉलरशिप को जानने में, समझने में, किस तरीके से स्कॉलरशिप मेरी मिलेगी। किसी कारणवश मैं समय से पोर्टल पे नहीं चल पाया, फिर मैंने उसको दौड़ भाग करी, स्कॉलरशिप के डिपार्टमेंट गया, वो सारी चीज़ें, फिर बहुत लड़ाई के बाद एक मेरी स्कॉलरशिप आई। तो वो जो स्कॉलरशिप की लड़ाई जब मैंने लड़ी तो उससे एक अनुभव हो गया और उसके बाद लोगों ने मुझे देखा कि यार ये इसकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी और फिर आ गई कैसे। तो जो और स्टूडेंट थे जिनकी मेरी ही जैसी कोई गलती हुई होगी उस वजह से स्कॉलरशिप नहीं, तो मेरे पास आने लगे आइडिया लेने के लिए कि भाई कैसे आ गई तुम्हारी, क्या तुमने ऐसा करा कि स्कॉलरशिप आ गई। तो फिर मैं उनको साथ में लेके और चलो मैं कराता हूँ और मैं कराता हूँ। तो वहाँ से एक थोड़ा सा नेता वाला वो लगा कि भाई मतलब सामान्य आंसू से वहाँ पे नेता आंसू दिखने लगा। और चूंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ तो टेक्निकल बैकग्राउंड में जो है सीनियर्स को सर करके संबोधित करा जाता है। तो सर मेरी स्कॉलरशिप, सर मेरी स्कॉलरशिप, तो बड़ा अंदर से भी एक वो कि अरे चलो मजा आता होगा, मैं कुछ लोगों की समस्या का सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं समाधान कर रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत मजा आने लगा कि हाँ लाओ तुम्हारा मैं करा देता हूँ। फिर कॉलेज का ही कोई इशू हो या यूनिवर्सिटी का कोई इशू हो, लोग आ जाते थे कि मेरे डिग्री में ये हो गया है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन चीजों को लेके मैं जाने लगा। आओ कैसे नहीं आ रहा है, मेरे अंदर लड़ने का जज्बा मतलब शुरू से रहा है और जुझारूपन है। मैं मतलब मेरे पिता को देखते आया हूँ शुरू से, मेरे पिता मेरे दादा हमेशा सेवा भाव उनमें एक रहा है, लोगों की मदद करने का नेचर शुरू से मैंने अपने परिवार में देखा। मेरे पिता लगातार लोगों की मदद करते रहे, किसी भी तबके की, वो जिस भी हिसाब से कर सकते हैं, किसी को एक रोटी खिला के कर सकते हैं मदद, तो उन्होंने वो मदद करने का काम किया। और वही मेरे अंदर भी भाव, पारिवारिक भाव कि हमें मदद करनी है, मदद करनी है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलने लगी। और आज भी मैं अगर दिन में 2-4 लोगों की मदद करके उनके काम ना करा लूं तो मुझे अंदर से बहुत बुरा सा फील होता है। जिस दिन मैं किसी के चेहरे पे संतुष्टि वाला भाव तो मुझे संतुष्टि होती है कि मैंने आज कुछ किया दिन भर में। तो उसी से सारी चीजें होने लगी, धीरे धीरे चीजें करते गए, लोग बढ़ते गए, लोग बताते गए कि करो। 2009 में राहुल गांधी जी ने उस समय पॉलिटिक्स को ज्वाइन करा अच्छे तरीके से, और उन्होंने 2009 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया और NSUI जो है उसमें एक संगठन के ही बीच में इलेक्शन प्रोसेस उन्होंने शुरू करा। और उनका मानना था कि कोई भी किसी भी परिवार का आम व्यक्ति हमारे संगठन में आके जुड़ सकता है, हमारे संगठन को आके लीड कर सकता है, अगर उसमें क्षमता है तो वो आए और हमारे संगठन के द्वारा उसके लिए खुले। इसके लिए उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन तरीका मेंबरशिप का और चुनाव सिस्टम संगठन के बीच में लेके आया। तो उसी दौरान में NSUI के बारे में मुझे, चूँकि हमारे कॉलेज में लोग मेंबर बनाने आए कि मेंबरशिप करो NSUI की, तो तब हम समझते नहीं थे कि NSUI क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीज़ें। और अलबत्ता मेरा परिवार कांग्रेसी रहा है शुरू से। मेरे
दादा या मेरे पिताजी के समय से पार्टी के लिए काम करते थे, बट वैसा ऐसा कोई बहुत नहीं कि हाँ नॉर्मल एक जैसे कस्बे में होता है हाँ, जैसा कि कि किसी ना normal। किसी एक दल की तरफ तो कि झुकाव कोई रहता है। ओकेजन आया तो हाँ हाँ। भैया आपस में किसी से संबंध है या कि हाँ अरे भैया जो तो हमारे ही घर को बिल्कुल। इस टाइप से, हाँ, तो ऐसा रहा है। हाँ, बट मैं ये कभी मेरा उस तरह विचार नहीं किया और ना ही मैंने कभी उस विषय में सोचा। हाँ, फिर लेकिन जब मैंने मेंबरशिप ली तब भी मैं नहीं समझा, हम्म, और क्योंकि हमारे एनएसयूआई में हर 3 साल में इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है कि इलेक्शन होते हैं और उसमें मतलब 2009 वो टाइम रहा जब आपने एनएसयूआई ज्वाइन किया। हाँ तो मतलब उस समय आपको क्यों लगा कि एनएसयूआई ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे छात्र संघ का माहौल था वो, तो 2009 में तो शायद छात्र संघ के चुनाव भी होते थे, तो एबीवीपी भी अपना दमखम दिखाती होगी, तो वो दोनों में कहाँ से आपको लगा कि मुझे एनएसयूआई है? देखिए 2009 में छात्र चुनाव नहीं हुए, बट इतना ज़्यादा एबीवीपी एनएसयूआई का था उस समय हमने हमारे कॉलेज में नहीं देखा था। और चूंकि एनएसयूआई वाले पहले हमारे पास आए मेंबरशिप कराने के लिए, तो कोई एबीवीपी वाला नहीं आया। मतलब आज एबीवीपी वाले सोच रहे होंगे यार कि काश हम पहले पहुंच जाते। तो वो लोग मेंबरशिप कराने आए, वो चुनाव के लिए आए, उनके संगठन चुनाव के लिए, बट वहाँ हमने पहली बार एनएसयूआई सुना। और वहाँ कॉलेज का हमारा कोई 2009 में अध्यक्ष बना, तो हमें देख के बड़ा वो अंदर से वो लगा कि यार ये बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते, ऐसे लोगों को बड़ा वो लगा। 2012 में फिर से ये प्रोसेस आया, तो मेरे जो लोग थे, मेरे जूनियर्स थे या मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने कहा सर इस बार आपको अध्यक्ष बनना है। मैंने कहा यार अपन तो जानते नहीं है कैसे अध्यक्ष बनते हैं, क्या होता है। नहीं सर वो आपको तो करना है और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आप लोगों की इतनी मदद करते हैं, सारी चीजें हैं। चलो भाई देखते हैं, खुद को आजमा के भी देखते हैं कि हाँ भाई तुम लोग जैसा बोल रहे हो ऐसा कुछ है कि नहीं। 2012 में मैंने पहली बार कॉलेज अध्यक्ष का चुनाव संगठन एनएसयूआई का ही चुनाव लड़ा और मैं निर्विरोध कॉलेज अध्यक्ष उस समय बन के आया। मतलब पहली जीत ही निर्विरोध। हाँ पहली जीत मेरी निर्विरोध रही, मैं निर्विरोध चुनाव जीता, मतलब मेरे सामने कोई कंपटीशन में नहीं था। कॉलेज अध्यक्ष बना तो एक अलग माहौल और सारी चीजें बनी, बड़ा रैलियां हुई, लोग जुड़े, और कॉलेज अध्यक्ष का बहुत मतलब मेरा कॉलेज मेरे साथ बहुत ज्यादा यूनाइटेड चलता था, और उसका कारण था कि मैं बहुत, जब आप निर्विरोध अध्यक्ष बने तो आपको शुभकामनाएं तो बहुत सारी आई होंगी, लेकिन जब आपने घर पे बताया हो, घर पे क्या रिएक्शन था घर वालों का यार कि अब तुम, हमने तो पढ़ने भेजा था इंजीनियर बनने, तुम तो नेता बन गए? सच बात बताऊं तो मैंने तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बताया ही नहीं घर पे। हाँ। कि मैं कोई ऐसी राजनीति या वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले कभी एक्सेप्ट उस चीज को नहीं करेंगे। और इस डर से मैंने तो इस विषय में चर्चा ही नहीं करी, बताया ही नहीं। हाँ। मेरे घर वालों को पता चला 2015 में जब मैंने जिला अध्यक्ष का चुनाव भोपाल शहर से लड़ा। चुनाव लड़ा, तब मैंने उनको, क्योंकि 12 में डिग्री हो गई थी मेरी, तो घर वालों का भी बहुत प्रेशर की नौकरी कब करोगे, कैंपस नहीं हो रहा है तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम वहाँ, ये सब चीजें। तो 3 साल का इतना ज्यादा प्रेशर, तब मैंने बहुत हिम्मत जुटा के अपने घर वालों से कि मैं तो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ूंगा और मैं लड़ रहा हूँ, और ऐसे करके तो बहुत उसमें कह रहे बेटा ये सब ये ऐसा वैसा। नेतागिरी उस टाइम पे मतलब बड़ा एक वो माना जाता था कि यार नेतागिरी नहीं करना। नेतागिरी तो आज भी मुझे नहीं लगता मोस्टली कि किसी भी परिवार में जो राजनीतिक परिवेश से ना आता, उस परिवार के बच्चे को राजनीति में जाने के लिए मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप बोलता है, वो जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है मेरे हिसाब से। हर माँ बाप ऐसा बोलेंगे, अगर भगत सिंह की माँ बोलती कि बेटा तुम मत जाओ इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, तो आज भगत सिंह का नाम कैसे होता। चंद्रशेखर आजाद की माँ अगर ये बोलती या उनके पिता बोलते कि नहीं बेटा हमें इस आंदोलन में नहीं जाना है, तो कैसे हमको चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये कैसे मिलते हैं। इनके परिवारों, इनके भी तो परिवार थे, बट इनके परिवार के लोगों ने इनको आगे जाने दिया कि जाओ देश के लिए लड़ो, देश की आज़ादी के लिए लड़ो, देश की एकता अखंडता के लिए, तो किसी को तो आगे आना है। बिल्कुल।
तो फिर कैसे आपने मम्मी को, घर वालों को कैसे मनाया कि नहीं मैं तो जाऊंगा? फिर घर वाले कैसे माने? कोई कहानी किस्सा तो हुआ उस टाइम? नहीं, फिर बहुत ज़्यादा ऐसा घर पे नहीं, मैंने मेरे पिताजी से, इस दिन मैं नॉमिनेशन कर रहा था, हाँ। उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जिला अध्यक्ष बनने का वो कैसे आया। हाँ। बहुत लोगों ने उस समय चुनाव अनाउंस हुआ और लोगों ने, मेरे साथ वालों ने कहा कि अरे आपको जिला अध्यक्ष लड़ना है, जिला अध्यक्ष बनना है। मैंने कहा ना भाई, हमारे पास पैसे, ना हमारा कोई नेता, ना हमारी कोई इतनी पहुंच पकड़, कैसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे दोस्तों के ग्रुप ने थोड़ा थोड़ा कि भाई मुझसे कुछ ले लो, 1000 रुपए, मुझसे 5000 रुपए, मुझसे ऐसे करके कॉन्ट्री, मतलब जैसे हाँ, पार्टी कॉन्ट्री के लिए करके, आज नहीं नहीं, कॉन्ट्री लड़ना है, होता लड़ना है, जाना है तुम्हें, हाँ। तुम कर सकते हो। हाँ। मुझे बड़ा हो कि यार कैसे, बहुत बड़ा 10-12 लाख, मतलब चीजों में पैसा लगता है। आप जब एक चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, आप 20 लोगों की वीडियो में बैठ के चाय पी रहे हैं तो उसका एक खर्चा है। बिल्कुल। तो ये बड़ा, मगर लोगों ने मेरे को बड़ा वो करा, मेरे साथियों ने, और हम 2015 में चुनाव लड़े और जीते भी बिल्कुल बहुत उससे। तो मैं जब नॉमिनेशन करने जा रहा था तो मैंने मेरे पिताजी से कहा, पापा वो मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। काहे का क्या नॉमिनेशन है ये, क्या काहे का नॉमिनेशन तुम कर रहे हो? उन्हें लगा कि कोई नौकरी वोकरी के लिए ये। तो मैंने कहा पापा वो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है NSUI। और वो समझते नहीं थे मेरे पिताजी NSUI क्या है। तो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है NSUI और उसके जिलाध्यक्ष के लिए मैं नॉमिनेशन भरने। अरे तुम क्या ये कहाँ से हो गया तुम्हारा, ये कैसे चले गए तुम, क्या लड़ोगे, कैसे करोगे? मैंने कहा पापा सब हो गया, जीत के आऊंगा, ये आशीर्वाद दे दीजिए। तो अब क्या उस समय वो बोलते थे, उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ करो, क्या है। तो मेरे पिताजी ज्यादा मुझे कभी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा चीजों के लिए टोका नहीं। मेरी माँ जरूर, क्योंकि वो माँ है, वो हमेशा बोलती रही कि बेटा नौकरी करो सारी चीजें। मगर मेरे परिवार का पूरा साथ मेरे को मिलते रहा कि हाँ ठीक है, तुम जो कर रहे हो उसमें बस अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छी चीजों के लिए करो, गलत मत करो, कुछ गलत दिशा में नहीं जाना है। इस टाइप का मेरे घर वालों का वो रहा। आप एक बार जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर आप कई बार जिला अध्यक्ष रहे, वो उसकी क्या कहानी है? मैं 2015 में जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। तो 3 साल का एक टर्म रहता है जिला अध्यक्ष का। ये इलेक्शन प्रोसेस जब से आया है चुनावी प्रक्रिया में, तो 2017 में फिर से मेंबरशिप लॉन्च हुई और मैं राजधानी का जिला अध्यक्ष था। पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से लोगों को राजधानी में कहीं न कहीं आना पड़ता है, आते हैं, सारी बड़ी चीजें राजधानी से होती हैं, राजनीतिक घटनाक्रम राजधानी से चलता है। मेरे बड़े अच्छे संपर्क पूरे प्रदेश में हर जिले में लोगों से, दोस्ती, एक मेरा नेचर ऐसा है कि बड़ी दोस्ती मेरी लोगों से हो जाती है। तो दोस्ती यारी का भाव, तो बहुत लोगों ने बोला, मैं जो प्रोग्राम्स करता था, जो मेरे इवेंट्स रहते थे, जो मेरे आंदोलन होते थे, उनको देख के लोग कहते थे कि यार तुम्हें लीड करना चाहिए। फिर वही बात कि भाई अपने पास तो पैसा नहीं है, कैसे करेंगे अपन, हर बार कहानी वही, प्रदेश अध्यक्ष तुमको बनना चाहिए। तो मैंने कहा अपने नहीं, अपन ने लिए है वो सब चीजें, बट वही फिर ना आप चलते जाओ, कारवा बनता जाता है। मैंने हाँ बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष, करेंगे। बहुत लोगों के उसके उत्साह के बाद, चूंकि मैं अब पूरी तरीके से राजनीति में आ गया, तो मैंने मेरा ध्येय बना लिया था कि अब मैं समाज सुधार की तरफ आगे बढ़ूंगा। उसी दौरान जब मैं कॉलेज अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष के बीच का जो 3 साल का समय रहा, बड़ी राजनीतिक चीजों को देख के मेरा मन व्यथित होता था। बहुत सारी सामाजिक चीजों को देखकर मन मेरा व्यथित होता था। मुझे नहीं लगता मैंने कभी ये बात कहीं किसी मंच पे कही होगी। आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं उस सिग्नल्स पे जाके खड़ा होता था और वो छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगने का काम करते हैं, आपसे पैसे मांगने का काम करते हैं, मेरा मन अंदर से उस चीज को देखकर इतना व्यथित होता था कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा मुझे दो कि इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आप यकीन नहीं मानिएगा कि मैं आज भी सिग्नल पे जाता हूँ, बहुत लोगों को पैसे मांगते हैं, मैं नहीं देता। ये बात मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ। उसका एक बहुत गहरा कारण है कि वो जो बच्चे हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी भूख मिटाने के लिए, नशे के लिए करते हैं। वो जो क्या होता है, सिलोचन, ये सब नशे से सुनना बड़ा, मेरा मन बहुत व्यथित था। मेरा मन होता था कि मैं कुछ इनके लिए करूं। सामाजिक कॉज में बहुत उन सब चीजों में जुड़ते गए,
कुछ बुजुर्गों को देखकर, कुछ लाचार लोगों को देखकर कि यार समाज के लिए कुछ समाज के लिए करना है। कैसे करोगे? आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, आपके खुद के खाने को गुजारने के व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आप करोगे किसके लिए? एक दिन में और आप करोड़पति बनने जाओगे क्या बाकी लोगों के लिए? बिल्कुल। आप कल नौकरी करने जाओगे तो सारी चीजें, तो राजनीति एक ऐसा माध्यम कहीं ना कहीं हो सकती थी, चाहे सरकार की मदद से, चाहे किसी भी सोर्स की मदद से आपको आसानी से आप आम लोगों की मदद कर सकते हो। तो मैंने वहां से एक विचार राजनीति के लिए आगे बना लिया था कि अब मुझे राजनीति ही करनी है। सिंगल पॉइंट एजेंडा कि अब समाज के लिए काम करना है, समाज सुधार के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। और मैंने छात्रों के हित में काम करना लगातार शुरू कर दिया। 2017 में भी जब इलेक्शन प्रोसेस आए तो लोगों ने बोला, तो मेरे मन में भी था कि हाँ अब तो यहाँ से आगे जाना है और लोगों के लिए अभी मैं एक जिले में छात्रों की मदद कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में छात्रों की मदद करूंगा। जो मेरे मन में भाव है लोगों की मदद करने का, वो उसका और बड़ा अवसर मुझे मिलेगा। निश्चित तौर पर मैंने वहाँ जाना चुना। तो 2017 में मेंबरशिप हुई और मैंने पूरे प्रदेश में फिर सबसे ज्यादा मेंबरशिप करने का काम किया। लेकिन चूंकि 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे, तो जो इलेक्शन प्रोसेस उसको टाल दिया गया, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं खिंचाव, मनमुटाव आपसी में होता है। और वो माननीय कमलनाथ जी का मानना था कि यार ये अभी पार्टी में नहीं होना चाहिए, एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। तो वो चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया और वो चुनाव आगे बढ़ते 2022 तक 5 साल का एक लंबा इंतजार। बिल्कुल। तो 2015 से 22 7 साल में एनएसयूआई का लगभग भोपाल शहर का जिलाध्यक्ष रहा और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट शायद वो बनता है। बिल्कुल। एक ही बार बनने में मैं 7 साल रहा। बहुत बढ़िया। तो उसके बहुत बेनिफिट्स भी मिले, बहुत सारे लोगों की मदद भी करने का मौका मिला। कोरोना महामारी जैसे समय में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हम लोगों ने लगातार लोगों की मदद करने का काम करा। चाहे हमने कॉल सेंटर एनएसयूआई के नाम से चालू करा, जिसमें हम लोग उस समय लोगों को बेड्स नहीं मिलते थे, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आके बेड नहीं ढूंढ पाते थे, तो बेड दिलाने में मदद ऑनलाइन वेबसाइट पे देख के। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाइफ पे ये कोई इफेक्ट डालती है। जैसे सबका एक कॉमन ग्राउंड होता है, सबकी अपेक्षा होती है। जैसे मेरे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, उनकी अपेक्षा हो यार कि अब तो आंसू आया है तो पहले तू फोन साइड में रख दे, बातचीत कर। तो क्या कितना इफेक्ट करती है? देखिए, निश्चित तौर पर आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसको बहुत इफेक्ट करती है ये चीज, क्योंकि आप समय नहीं दे पाते। मेरा अगर व्यक्तिगत तौर पर माने तो मेरा कोई खाने का समय नहीं है, मैं कब घर पहुंचूंगा उस बात का समय नहीं है, कितने समय घर से निकलूंगा उस बात का भी समय नहीं। सारी चीजें डिपेंड करती है कि उस दिन की मेरी व्यस्तताएं क्या है, उस दिन के मेरे काम क्या है, शेड्यूल क्या है। और निश्चित तौर पर इससे मेरे बहुत सारे दोस्त भी यार तू भी बड़ा हो गया है, तो समय नहीं है तेरे पास, सारी चीजें। लेकिन उतनी ही ज्यादा जरूरी दूसरी चीजें भी होती हैं जो करनी होती हैं। आपको पहले से कुछ शेड्यूल होती है, आपको प्रोग्राम होती है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा मानना है कि राजनीति में आने के बाद या आने के बाद आप बदल जाते हो या सारी चीज हो जाती है। बस आपकी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, और व्यस्तताएं बढ़ जाने की वजह से बहुत लोड, बहुत प्रकार का खिंचाव, मन में तनाव रहता है कि कल क्या करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, कल क्या नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, किस मुद्दों पे हमको लड़ना है। बड़ा एक खिंचाव रहता है। कोई मुद्दा आपने चूज कर लिया तो उस पे कल क्या आप ऐसा करो जिसका इम्पैक्ट सरकार पे बहुत ज्यादा पड़े। तो ये सब एक सोचने का मतलब उससे एक तनाव मन में आपके हल्का सा रहता है। बट मैं बहुत काम होके चीजों को करता हूँ, बहुत ज्यादा किसी चीज का लोड लेता नहीं हूँ, बस करने में विश्वास रखता हूँ। उसका नतीजा क्या होगा इस बात को मैं नहीं सोचता। मुझे किसी के लिए पॉजिटिव वे में कुछ करना है, मतलब करना है, उससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा मैं उठाने में। व्यक्तिगत, आपने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरी व्यस्तताएं रहती हैं, तो ये व्यस्तताएं झगड़े का कारण भी बनती हैं। कई बार अब आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी समय नहीं दे पाते होंगे, तो झगड़े की क्या हुआ है? कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? वो बात जो मैंने आपको बोली कि व्यस्तताएं इतनी है जीवन में कि राजनीति जो है वो फुल टाइम होती है। जिस जगह मैं हूँ
उस जगह पर मुझे नहीं लगता कि गर्लफ्रेंड जैसी कोई चीज के लिए आपके पास समय है। उसका कारण ये है कि आप किसी भी चीज को अपने साथ लेकर अगर आप चलेंगे तो आपको उसको अटेंशन देना है, आपको उसको समय देना है। आप समय नहीं देंगे तो वो चीज आपके साथ फुली इन्वॉल्व नहीं। और ये कहीं ना कहीं रीजन रहता है कि ज्यादातर जो नेता होते हैं, युवा नेता होते हैं, जो भी इस चीज से उनकी एक दूरी अपने आप ना चाहते हुए भी बन जाती है। तो इस चीज से तो मैं बच जाता हूँ थोड़ा सा कि हाँ भाई ये झगड़े वाला दबाव नहीं है। पारिवारिक जरूर कभी घर पे बात नहीं हो पाती 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन, कभी कभी माँ फोन लगा के गुस्सा हो जाएंगे कि अरे इस टाइप से ये होता है। दोस्तों में भी हो जाता है। एक ये दबाव, दूसरा एक और दबाव होता है जब उम्र बढ़ती जाती है तो घर के लोग, इसके साथ साथ नौकरी के बाद शादी। अब आप कहीं ना कहीं नौकरी तो आपने छोड़ी थी, आप राजनीति करनी है, वो आपका ध्येय बन, लेकिन शादी का कैसा क्या सीन है? देखिए शादी के लिए तो आप यकीन मानिए कि आज मेरे ऊपर बहुत दबाव है। उम्र के साथ साथ एक दबाव होता है, घर वालों का भी कहना है कि समय के साथ शादी कर लेनी चाहिए। दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है। रोज रिश्तों की बात होती है घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सारी चीजें। तो निश्चित तौर पे एक उम्र के बाद तो दबाव मुझे लगता है कि होता ही। और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि कभी किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं होता। आप छात्र नेता है, नेताओं से चुनाव की तारीख पूछना चाहिए, लेकिन मैं आशुतोष जी से पूछूंगा कि शादी की तारीख तो बता दीजिए, कब करना चाहेंगे आप? तो मुझे लगता है बहुत जल्द। जिस तरीके से मेरे घर वालों का रवैया है, बहुत जल्द वो मुझे इस बंदर में मामले में काम करेंगे। बहुत बढ़िया आशुतोष जी, ये तो हमारी सामान्य चर्चा थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप एक छात्र संगठन से जुड़े हुए, क्यों युवाओं को एनएसयूआई से जुड़ना चाहिए? क्यों जुड़ना चाहिए? युवाओं के पास दो विकल्प हैं, एबीवीपी भी, जिस तरीके से अभी कहा जाता है कि वर्चस्व एबीवीपी का ज्यादा है क्योंकि केंद्र में उनकी पार्टी, राज्य में मतलब जो जिस विचार से वो लोग काम करते हैं। तो क्या मानते हैं दोनों के में आप क्या तुलना करते हैं और क्यों युवाओं को एनएसयूआई में? एनएसयूआई में इसलिए लोगों को आना चाहिए। एनएसयूआई ही एकमात्र ऐसा पूरे देश में सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो बिना किसी जात पात धर्म ऊंच नीच देखे हुए छात्रों की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहता है। छात्रों की लगातार मदद करने का काम करता है। सिर्फ छात्रों की शिक्षा से जुड़ी हुई चीजों पे ही मदद नहीं करता है एनएसयूआई या एनएसयूआई का कार्यकर्ता या एनएसयूआई का नेता, अपितु जो उनके और भी जुड़े हुए इश्यूज होते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे कोई दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, हर चीज में शामिल होने का काम करता है। और आप एबीवीपी की बात करेंगे तो एबीवीपी एक धर्म विशेष को लेकर एक विचारधारा, उनकी कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसको लेकर जाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतंत्र का माहौल है। सभी धर्मों को सम्मान करते हुए अगर कोई छात्र संगठन छात्रों की मदद करने का काम करता है तो वो एनएसयूआई है। और इसीलिए जो आम स्टूडेंट है, आम छात्र है, वो ज्यादा से ज्यादा एनएसयूआई की तरफ आकर्षित भी होता है, जुड़ता भी है और जुड़ना भी चाहिए। एक अभी मेरे मन में एक तुरंत इंस्टेंट प्रश्न ये आ रहा है कि जब हम छात्र राजनीति करते हैं तो डंडे पड़ते हैं। हमें भी माखनलाल में थे तब हमें भी डंडे पड़े थे एक आंदोलन के दौरान। तो ऐसा कोई सा आंदोलन जिसकी आपको मतलब एक गोल्डन मेमोरीज जो होती है, जो जब आप कभी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, यार उस टाइम पे वो हुआ था, उसमें तो हमने ये कर दिया। यकीन मानिएगा कि अब मेरी इतनी गोल्डन मेमोरीज बन गई हैं, इतने डंडे पिछले 10 साल में मैंने खाए हैं। कौन से इवेंट में आपको बताऊं, चाहे वो छात्र चुनाव की मांग को लेकर सीएम हाउस घेराव हो, उसमें मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे वो व्यापम घोटाले को लेकर जब हमने आंदोलन करा उसमें मेरे ऊपर लाठीचार्ज हो, माखनलाल विश्वविद्यालय या पत्रकारिता का एक विश्वविद्यालय, शायद आप भी वहीं से पढ़े, वहाँ एक छात्र हुआ करता था महेश बामनीकर, एससी वर्ग से वो आता था। और माखनलाल विश्वविद्यालय में एक एचओडी जो कि महिला थी, उन्होंने उस क्लास के ग्रुप में उनको अभद्र भाषा का वो करके बहुत उनको प्रताड़ित करती थी, जो
छोटी जात का है, जो उनका स्टाइपेंड आता था जिससे उनका पालन पोषण और शिक्षा को सुचारू रूप से चलाते थे, वो उनका बंद हो। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने माखनलाल को बड़ा वो करा, और मैं जेल भी कईयों बार गया, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो याद है, तानाशाही पूर्वक उस समय वहाँ पटियाला जो है वो वहाँ वाइस चांसलर कुलपति हुआ करते थे, और उन्होंने इस कदर मतलब हम लोगों के ऊपर प्रहार करने का काम करा, पत्थर चलवाए हम लोगों के ऊपर और उनको जेल भेज दिया। एक एससी वर्ग से आने वाले छात्र की लड़ाई लड़ते हुए, तो वो एक मेरे को लगता है कि एक मेमोरी। अलबत्ता लाठीचार्ज बहुत में अलग अलग शहरों में अलग अलग, लेटेस्ट में ग्वालियर में बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, जेल भी मैं कई बार गया, दिल्ली में भी अभी लगातार प्रोटेस्ट में रहा, वहाँ भी लाठीचार्ज। बहुत ऐसी मेमोरी, आपको माखनलाल वाली जो मेमोरी मुझे झकझोरती है अंदर से कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए आपको जेल पहुंचा दिया जाए तो हमारा समाज में क्या हो। बिल्कुल, लाठीचार्ज की आपने बात की, तो माता राम का आपका शुरू से ये रिएक्शन रहा है कि नहीं यार तुम्हें नौकरी करना चाहिए। जब ऐसी तस्वीरें पेपर में देखती हूँ, टेलीविजन पे देखती हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? और घबरा जाते थे परिवार के लोग लगातार, जैसे ऐसा कुछ देखते आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत कोई घटना हो रही है तो वो लाइक चल जाती है, डल जाती है, हमारी फेसबुक के माध्यम से डल जाती है। घर वाले जैसे देखते हैं तो बड़ा व्यथित हो जाते हैं, समझाना पड़ता है कि नहीं ठीक है, होता है, लाठीचार्ज हो गया, कोई बात नहीं, नहीं लगी जाता, भले ही आपको लग गई, बट आपको तो आपके परिवार को कुछ देता है कि नहीं अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं। घबराहट एक आपके परिवार के हमेशा घबराहट का माहौल। आखिरी प्रश्न, क्योंकि चर्चा काफी लंबी हो गई है, आखिरी प्रश्न को थोड़ा सा और लंबा करूंगा। आपकी अब तक की, आपकी पूरी छात्र राजनीति की सबसे बड़ी सफलता का कारण कौन है? और उसके बाद एक प्रश्न जो मुझे व्यक्तिगत पूछना है वो इसके बाद करें। सफलता आप किस परिवेश में, किसी एक आंदोलन को लेकर, आपने किसी एक विषय को लेकर लड़ाई लड़ी हो और उसको आप लक्ष्य तक ले गए, इस तरीके की? कईयों ऐसे आंदोलन हुए जो हमने लड़े, शुरू करे, उनको अंजाम तक पहुंचाया। चाहे वो आप मध्य प्रदेश में चलने वाली डीमेट की परीक्षा हो, जिसमें एमबीबीएस के छात्रों का एडमिशन दिया जाता था, उसका घोटाला उजागर करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो मध्य प्रदेश के एनएसयूआई ने किया। उसके बाद वो डीमेट का एग्जाम बंद हो गया। ऑल इंडिया नीट से एमबीबीएस के छात्रों, छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या है? संघ चुनाव को लेकर लगातार हम लोग 4 साल 5 साल तक आंदोलन करते रहे, और उसी आंदोलन की बदौलत 2017 में सरकार को मजबूरन चुनाव कराना पड़ा था अप्रत्यक्ष प्रणाली। एनएसयूआई के पहले से ही लगातार मांग रही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए प्रत्यक्ष प्रणाली से, डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। कहीं न कहीं आज जो मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि एनएसयूआई से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए या एबीवीपी से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए, अगर छात्र संघ चुनाव हमारे मध्य प्रदेश में संपन्न होते तो ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल, जैसे हम किसी फील्ड में जाते हैं तो एक नेता आइडियल होता है हमारा। आपके नेता, आपने बताया कि आइडियल राहुल गांधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें, वो आपके विचार से कहीं ना कहीं ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन हर पार्टी में किसी अपोजिशन में एक कोई लीडर ऐसा होता है जो पसंद होता है। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा लीडर? भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर मुझे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी बहुत पसंद करता हूँ। मुझे बहुत मतलब आइडियल वो लगते थे। उनका जो संघर्ष, उनका जो बोलने का तरीका, कविताएं उनकी बड़ा अंदर से बहुत प्रभावित करती थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं। और आज जो वो स्वर्गीय है, आज के दौर पर भी कुछ नेता ऐसे जो बीजेपी के मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल अच्छी है। एक और स्वर्गीय नेता बीजेपी के थे मनोहर पर्रिकर जी, उनकी भी वर्किंग मुझे बड़ी बहुत पसंद थी। आज के तौर पर अगर आप पूछो तो नितिन गडकरी जो डिलीवरी जो है किसी भी चीज को बोल के करने की, उससे बड़ा प्रभावित हूँ। और अगर जाएं इन सब चीजों से ऊपर तो अब्राहम लिंकन मुझे बहुत पसंद है, मेरे आइडियल भी है और तो बहुत मानता भी। उनका जो संघर्ष, बार बार गिर के उठना वाला,
लगातार चुनाव हारने के बाद भी चुनाव लड़ना और फिर एक दिन देश का राष्ट्रपति, वो मुझे बहुत प्रभावित अपने जीवन में करता है। बिल्कुल, ये तो ठीक है, सामान्य चर्चा, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। एक हमारे माध्यम से यदि आपका कोई संदेश आपके युवाओं को, आपके फॉलोअर्स को, मध्य प्रदेश के NSUI के कार्यकर्ताओं को संदेश है। देखिए, मैं तो इस देश के युवाओं को या प्रदेश के युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी युवा जो हैं, आप सभी युवा को अपनी लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको अपने अधिकारों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। आज का जो युवा है वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना कहीं ना कहीं भूल गया, अपने अधिकारों के लिए लड़ता नहीं। अगर आपकी समस्या है तो कहेगा अरे इनकी समस्या है, हमें क्या करना। ये भाव बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो आज आपको समस्या है कल वो हमें भी हो सकती है। आज जो आपके साथ घटना घट रही है वो हमारे साथ भी घट सकती है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे एकजुट होकर सबको अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना चाहिए। पॉलिटिक्स में, भारतीय जो राजनीति है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदार मुझे लगता है कि आज के युवाओं को होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। युवा बहुत दूर दूर तक आजकल जो नैरेटिव चला दिए जाते हैं या जो भी माहौल बना दिया जाता है उसके साथ कहीं ना कहीं युवा बह जाते हैं। तो मेरा कहना है युवाओं से कि सत्यता को किसी भी चीज की जांचें, बिना जांचे किसी भी चीज की सत्यता को किसी भी धारा में बहना मुझे लगता है आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो किसी भी इशू को, किसी भी मुद्दे को जांचें, परखें, देखें सच क्या है, झूठ क्या है, फिर उसके साथ आगे जाएं। ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आकर अपना कंट्रीब्यूशन करें, देश को एकजुट करने के लिए कंट्रीब्यूशन करें और अपने अधिकारों की लड़ाई तो निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी, जिनने बेबाकी के साथ जवाब दिए और अपने जीवन से जुड़े हुए कई और राज बताए। ऐसे ही किसी और अन्य शख्सियत के साथ हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।